और जब पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक अनिश्चितताओं से जूझ रही थीं, तब भारत को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड्स मिले। आखिर ऐसा हुआ कैसे? इसका राज छिपा है सरकार के खजाने के प्रबंधन में। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। हम हर विषय को आपके लिए आसान बनाते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप सक्षम हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब पर पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर भी विचार कर सकते हैं। और हमारे सभी मौजूदा सदस्यों को दिल से धन्यवाद। आपके समर्थन से ही हम ये उपयोगी सामग्री आप तक ला पाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी। बिल्कुल। और याद रहे, इस पूरी चर्चा के फ्री नोट्स प्रैक्टिस PYQs के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद हैं, और जो हमारे लीजेंड मेंबर हैं उनके लिए प्रीमियम नोट्स, एक्स्ट्रा PYQs और मेंस के सवालों के मॉडल उत्तर हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पर हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की गहन चर्चा। हम विश्लेषण करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अध्याय 2 का, जिसका शीर्षक है राजकोषीय विकास, विश्वसनीय समेकन के माध्यम से स्थिरता को मजबूत करना। आज हम इस चैप्टर के हर पहलू को बारीकी से समझेंगे। सिर्फ क्या हुआ ये नहीं, बल्कि क्यों और कैसे हुआ इस पर भी बात करेंगे। और हाँ, यूपीएससी मेंस के सवालों से भी इसे जोड़कर देखेंगे। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं उस सबसे बड़ी खबर से जिसने दुनिया का ध्यान खींचा, वो 3 क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड्स। ये कोई छोटी बात तो है नहीं। तो इसके पीछे का सीक्रेट सॉस क्या था? हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। 2025 में मॉर्निंगस्टार DBRS, S&P ग्लोबल रेटिंग्स और RNI, इन तीनों बड़ी एजेंसियों ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया। और इसका कोई एक कारण नहीं था, बल्कि 3 मुख्य स्तंभ थे। अच्छा। पहला, सरकार का विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन, मतलब अपने खर्च और कमाई में अनुशासन। अच्छा। दूसरा, घाटे में लगातार कमी लाना। और तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, खर्च का तरीका बदलना, रोजमर्रा के खर्चों से हटाकर देश के लिए संपत्ति बनाने वाले पूंजीगत निवेश यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ओर ले जाना। ठीक है, तो इसे एक एक करके खोलते हैं। जब आप कहती हैं अनुशासन और प्रबंधन, तो इसका मतलब क्या है? केंद्र सरकार की राजकोषीय नीति का मुख्य आधार क्या रहा है? इसका आधार रहा है एक साफ और भरोसेमंद लक्ष्य। देखिए, FY22 के बजट में सरकार ने एक मध्यम अवधि का ग्लाइड पाथ घोषित किया था। ग्लाइड पाथ, ये सुनने में थोड़ा एकेडमिक लगता है। आम भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये बस एक फैंसी शब्द है ये कहने के लिए कि हम कोशिश करेंगे? हाँ, अच्छा सवाल है। असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ग्लाइड पाथ का मतलब है कि सरकार ने कोई ऐसा लक्ष्य नहीं रखा जो हासिल ही ना हो सके। इसके बजाय उन्होंने एक यथार्थवादी रास्ता चुना। ये निवेशकों को एक संकेत था कि हम जो कह रहे हैं उसे लेकर गंभीर हैं। तो एक वादा था कि हम धीरे धीरे लेकिन लगातार अपने राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट को कम करेंगे, और FY26 तक इसे GDP के 4.5% से नीचे ले आएंगे। बिल्कुल, और नतीजे खुद बोलते हैं। तो फिर आंकड़े क्या कहते हैं? हम इस रास्ते पर कहां तक पहुंचे हैं? आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। राजकोषीय घाटा जो महामारी के चरम पर FY21 में GDP का 9.2% तक पहुंच गया था, वो FY25 के प्रोविजनल अकाउंट्स में घटकर सिर्फ 4.8% रह गया। ओह वाओ, 9.2% से 4.8%। ये तो बहुत बड़ी गिरावट है ना? और FY26 के लिए 4.4% का लक्ष्य है। मतलब हम अपने वादे से भी बेहतर कर रहे हैं। साथ ही राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट भी कम हुआ है, जिससे सरकार के हाथ में कैपेक्स पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा आया है। लेकिन ये हुआ कैसे? सरकार की कमाई में अचानक इतना उछाल कहां से आया? इसका मुख्य स्रोत है टैक्स कलेक्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी, और ये 2 वजहों से हुआ है। एक तो हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, तो जाहिर है टैक्स भी ज्यादा आएगा। सही बात है। और दूसरा, सरकार ने टैक्स नीति और प्रशासन में जो सुधार किए हैं उनका असर दिख रहा है। चाहे वो इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स जैसे प्रत्यक्ष कर हों या फिर GST जैसा अप्रत्यक्ष कर, हर जगह मजबूत वृद्धि दिखी है। GST अब अर्थव्यवस्था में एक स्थिरता लाने वाला बड़ा फैक्टर बन गया है। और टैक्स के अलावा जो कमाई होती है, जैसे सरकारी कंपनियों से मिलने वाला डिविडेंड या RBI से मिलने वाला पैसा, उसका क्या योगदान रहा? गैर कर राजस्व यानी नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी GDP के लगभग 1.4% पर स्थिर बना हुआ है।
इसमें आरबीआई से मिले अधिशेष यानी सरप्लस का बहुत बड़ा हाथ है। साथ ही सरकारी कंपनियों का प्रदर्शन भी सुधरा है, जिससे ज्यादा डिविडेंड मिला है। ठीक है, तो कमाई की कहानी तो मजबूत लग रही है, लेकिन असली कहानी तो खर्च से पता चलती है। पैसा आ तो रहा है, पर जा कहाँ रहा है? और यहीं पर सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प बदलाव हुआ है। बात सिर्फ खर्च करने की नहीं है, बल्कि खर्च की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर की है। इसमें एक बड़ा वैचारिक बदलाव दिखा है। राजस्व व्यय मतलब जो रोजमर्रा के खर्च हैं, जैसे सैलरी, पेंशन, सब्सिडीज। एक मिनट, इसे थोड़ा और आसान करते हैं। क्या हम इसे एक परिवार के बजट की तरह समझ सकते हैं कि परिवार ने टीवी, फ्रिज जैसी चीजों पर खर्च कम करके एक नया कमरा बनाने में पैसा लगाया? बिल्कुल सही, आपने एकदम सटीक एनालॉजी दी है। राजस्व व्यय आपका महीने का राशन, बिजली का बिल है, और पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो नया कमरा बनाना जो भविष्य में कमाई देगा। आंकड़े देखें तो प्रमुख सब्सिडी पर होने वाला खर्च जो FY22 में जीडीपी का 1.9% था, उसे घटाकर FY25 में 1.2% कर दिया गया। अच्छा। और दूसरी तरफ पूंजीगत व्यय यानी सड़कें, बंदरगाह, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर खर्च को महामारी से पहले के औसतन 1.7% से बढ़ाकर महामारी के बाद औसतन 2.9% कर दिया गया है। ये एक बुनियादी बदलाव है। तो केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड तो काफी अच्छा लग रहा है। कमाई बढ़ी और खर्च भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर हो रहा है। लेकिन भारत तो एक संघीय देश है ना? केंद्र सरकार कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। क्या यही सोच राज्यों में भी दिख रही है? यहाँ कहानी थोड़ी जटिल और मिलीजुली हो जाती है। पहले अच्छी बात करते हैं। केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले कुल संसाधन, जिसमें टैक्स का हिस्सा और अनुदान शामिल हैं, FY20 से FY26 के बीच 2 गुने से भी ज्यादा हो गए हैं। 2 गुने से ज्यादा? हाँ, मतलब केंद्र राज्यों की भरपूर मदद कर रहा है। ये तो बहुत बड़ी रकम है। तो फिर राज्यों के अपने वित्त की तस्वीर मिलीजुली क्यों है? समस्या कहाँ है? समस्या है राज्यों के बढ़ते राजस्व घाटे यानी रेवेन्यू डेफिसिट में। देखिए, राज्यों का कुल राजकोषीय घाटा तो नियंत्रण में दिखता है, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि वे रोजमर्रा के खर्च ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा। एक चौंकाने वाला आंकड़ा है, FY19 में 19 राज्य राजस्व अधिशेष में थे, मतलब उनकी कमाई उनके रोज के खर्चों से ज्यादा थी। FY25 तक ये संख्या घटकर सिर्फ 11 रह गई। ऐसा क्यों हो रहा है? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इसका एक बड़ा कारण कुछ राज्यों द्वारा बिना शर्त नकद हस्तांतरण यानी अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स पर बढ़ता हुआ खर्च है। अब सर्वे ये नहीं कह रहा कि ये योजनाएं अच्छी हैं या बुरी, वो बस एक आर्थिक तथ्य की ओर इशारा कर रहा है। बिल्कुल। चिंता ये है कि जब बजट का एक बड़ा हिस्सा ऐसी योजनाओं में चला जाता है तो फिर सड़कें, स्कूल, अस्पताल जैसे उत्पादक पूंजी निवेश के लिए पैसा कम बचता है। तो अगर राज्य अपना पैसा लॉन्ग टर्म निवेश पर ज्यादा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर राज्यों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसे हो रहा है? यहाँ केंद्र सरकार की एक बहुत ही चतुर योजना काम आई है, जिसका नाम है सासी। सासी, ये सुनने में एक और सरकारी योजना जैसा लगता है। इसमें खास क्या है? इसे आप राज्यों के लिए बैंक ऑफ मॉम एंड डैड की तरह समझ सकते हैं। केंद्र सरकार राज्यों को 50 साल के लिए एक बहुत बड़ा ब्याज मुक्त ऋण दे रही है। 50 साल के लिए, वो भी बिना ब्याज के? हाँ, लेकिन एक शर्त है, आप इस पैसे का इस्तेमाल अपनी सब्सिडी या मुफ्त की योजनाओं के लिए नहीं कर सकते। आपको इसे कुछ बनाने में लगाना होगा। यह राज्यों को सीधे नियंत्रित किए बिना उन्हें लॉन्ग टर्म विकास की ओर धकेलने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। ये वाकई में एक दिलचस्प तरीका है। तो कमाई और खर्च की बात हो गई। अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जो इन सब से जुड़ा है, कर्ज यानी डेट। सरकार की इस राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने की रणनीति क्या है? हाँ, बाजारों को विकसित करना। सरकार का मध्यम अवधि का लक्ष्य FY31 तक अपने कुल कर्ज को GDP के मुकाबले लगभग 50% तक लाना है। और पता है, यहीं पर UPSC मेंस का एक पुराना सवाल सीधे जुड़ जाता है। 2013 में पूछा गया था, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM अधिनियम 2003 को लागू करने के क्या कारण थे? हाँ, और इसकी मुख्य विशेषताओं और उनकी प्रभावशीलता की आलोचनात्मक चर्चा करें।
ये आज भी उतना ही प्रासंगिक सवाल है। तो इस पर यह सर्वे क्या नई रोशनी डालता है? सर्वे के बॉक्स 2.8 में बहुत खूबसूरती से समझाया गया है कि सरकार ने FRBM के 3% के सख्त लक्ष्य के बजाय एक व्यावहारिक ग्लाइड पाथ क्यों चुना। लेकिन आलोचक तो ये कह सकते हैं कि ग्लाइड पाथ तो बस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का एक बहाना है। कि ये उस अनुशासन को कमजोर करता है जिसके लिए FRBM कानून बनाया गया था। बिल्कुल, और सर्वे इसका जवाब देता है। तर्क यह है कि कोविड जैसी असाधारण स्थिति के बाद अर्थव्यवस्था को विकास के लिए समर्थन की जरूरत थी। अगर सरकार उस समय सख्ती से 3% के लक्ष्य पर अड़ी रहती तो शायद विकास की गति धीमी पड़ जाती। इस लचीले दृष्टिकोण ने भारत की राजकोषीय विश्वसनीयता को कम नहीं किया, बल्कि उसे फिर से स्थापित किया, जिसका सबसे बड़ा सबूत वो 3 रेटिंग अपग्रेड है। सर्वे का मानना है कि अनिश्चित वैश्विक माहौल में ऐसे लक्ष्य रखना बेहतर है जिन्हें आप हासिल कर सकें। ये एक मजबूत तर्क है, पर यह तो हुई केंद्र की बात। राज्यों के कर्ज की क्या स्थिति है? राज्यों का ऋण GSDP अनुपात बढ़ रहा है और यहाँ एक बहुत चिंताजनक बात सामने आती है जो बाजार की एक बड़ी खामी को उजागर करती है। वो क्या? वो ये कि बाजार में राज्यों को उनकी वित्तीय सेहत के आधार पर अलग-अलग ब्याज दर पर कर्ज नहीं मिलता। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि एक राज्य जो अपने वित्त को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है और दूसरा राज्य जो वित्तीय रूप से बहुत कमजोर है, दोनों को लगभग एक ही ब्याज दर पे कर्ज मिल जाता है। ये तो सही नहीं लगता। बिल्कुल, ये वित्तीय अनुशासन को हतोत्साहित करता है। अगर एक गैर जिम्मेदार राज्य को कोई सजा ही नहीं मिल रही तो वो अपने तौर तरीके क्यों सुधारेगा? ठीक है, तो अब तस्वीर को और बड़ा करते हैं। अगर हम केंद्र और राज्यों के वित्त को एक साथ मिलाकर देखें, जिसे सामान्य सरकारी वित्त कहते हैं, तो क्या तस्वीर उभरती है? इसमें भी महामारी के बाद घाटे और देनदारियों में कमी का ही रुझान दिखा है। ये दिखाता है कि कुल मिलाकर देश की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है। लेकिन असली कहानी तब सामने आती है जब हम इसकी तुलना दुनिया के दूसरे देशों से करते हैं। हाँ, ये जानना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा कि वैश्विक स्तर पर भारत कहाँ खड़ा है। और ये एक असाधारण उपलब्धि है। जहां कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं का कर्ज महामारी के बाद भी बहुत ऊंचे स्तर पर बना हुआ है, वहीं भारत ने 2020 के बाद से अपने सामान्य सरकारी ऋण से GDP अनुपात को लगभग 7.1% अंक कम किया है। 7.1% अंक, वो भी आर्थिक विकास की गति को बनाए रखते हुए। हाँ, ये दिखाता है कि भारत ने विकास और वित्तीय स्थिरता के बीच एक बहुत ही सफल संतुलन बनाया है, जो दुनिया में बहुत कम देश कर पाए हैं। तो इस पूरे अध्याय का सार और भविष्य का दृष्टिकोण क्या है, अगर हमें एक पैराग्राफ में सब कुछ समेटना हो तो? सार ये है कि भारत ने विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच एक कामयाब संतुलन बनाया है। केंद्र ने पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित कर एक मजबूत नींव रखी है। हालांकि भविष्य के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं, खासकर राज्य स्तर पर। बढ़ते राजस्व घाटे और नगद हस्तांतरण योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, सर्वे एक चेतावनी भी देता है कि अब निवेशक भारत को एक इकाई के रूप में देखते हैं, इसलिए राज्यों में किसी भी तरह की राजकोषीय अनुशासनहीनता पूरे देश के उधार लेने की लागत को प्रभावित कर सकती है। तो आज की इस गहरी चर्चा के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात यह है, मान लीजिए एक राज्य सरकार के पास 1000 करोड़ रुपए हैं। उसके पास 2 विकल्प हैं, या तो वो इस पैसे को एक नकद हस्तांतरण योजना में डाल दे जो चुनाव से पहले लोगों की जेब में सीधे पैसा पहुंचाएगी, या फिर वो इस 1000 करोड़ से एक नया हाईवे बनाए जिसे बनने में 5 साल लगेंगे, लेकिन जो अगले 50 साल तक उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। सही फैसला क्या है? क्या आज दी जाने वाली तत्काल राहत कल के मजबूत विकास की कीमत पर आ सकती है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और यही आज भारत में आर्थिक नीति की सबसे बड़ी दुविधा है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यही समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको आर्थिक सर्वेक्षण के इस महत्वपूर्ण अध्याय की एक गहरी और व्यवहारिक समझ मिली होगी। हमारे चैनल सिंप्लीफाइड UPSC बाय PPP को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। फ्री नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल और प्रीमियम कंटेंट के लिए डिस्कॉर्ड चैनल देखना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।